हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवा रूबियंस। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स के बारे में और इसमें हम लोग जानेंगे मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स दो तरह से होते हैं। फर्स्ट इज मेटालिक स्टैंडर्ड एंड द अदर इज नॉन मेटालिक या फिर पेपर स्टैंडर्ड। तो जिसमें हम लोग आज सिर्फ मेटालिक स्टैंडर्ड पढ़ेंगे क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा डीप और डिटेल्ड होता है। तो जानते हैं मेटालिक स्टैंडर्ड जिसमें मोनोमेटालिज्म एंड बायमेटालिज्म आता है। तो फर्स्ट वन इज मीनिंग ऑफ मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स या मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। ये वो स्टैंडर्ड या सेट ऑफ रूल्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस या रूल्स होते हैं दैट गवर्न द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में हम जो भी, अगर हम पेपर करेंसी रखते हैं या हम गोल्ड करेंसी रखते हैं तो वो कितना होना चाहिए, क्या रूल्स हैं जो उसमें आएंगे, वो सारी चीजें मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करती है। ये जो रूल्स या इंस्टीट्यूशंस हैं ये कलेक्टिवली सब बताते हैं कि व्हाट विल बी द प्रोडक्शन ऑफ मनी, कि उसका प्रोडक्शन कितना होगा, कितना ज्यादा या कितना कम होगा। देन मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स दो तरह से होते हैं, फर्स्ट इज मेटालिक स्टैंडर्ड एंड द अदर इज पेपर स्टैंडर्ड। तो आज हम लोग सिर्फ मेटालिक स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें इस चार्ट को बहुत ध्यान से समझिएगा। जिसमें सबसे पहली चीज दी हुई है कि मेटालिक स्टैंडर्ड और पेपर करेंसी स्टैंडर्ड, मॉनेटरी के दो हिस्से हैं। ठीक है, तो आज हम लोग ये वाला हिस्सा पढ़ेंगे जिसमें आता है मोनोमेटालिज्म। मोनो मीन्स ऑब्वियसली वन, तो मोनोमेटालिज्म मतलब होता है या तो सिल्वर करेंसी या तो गोल्ड करेंसी, कोई भी एक कॉइन लिया जाएगा, वन काइंड ऑफ कॉइन लिया जाएगा। और दूसरा आता है बायमेटालिज्म जिसमें गोल्ड और सिल्वर दोनों ही लिए जा रहे हैं। ठीक है, फिर आता है पेपर करेंसी जिसमें फ्री एंड मैनेज्ड है। तो हम लोग आज के लिए सिर्फ मेटालिक ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं मेटालिक स्टैंडर्ड क्या कहता है। वो ये कहता है कि जो मॉनेटरी यूनिट है इट इज डिटरमिन्ड इन टर्म्स ऑफ सम मेटल, मतलब जो भी मनी की यूनिट है हम उसको गोल्ड सिल्वर में डिसाइड कर लेते हैं। जो स्टैंडर्ड कॉइन्स हैं वो गोल्ड के बनते हैं और वो जो कॉइन्स होते हैं वो फुल बॉडी लीगल टेंडर होते हैं। फुल बॉडी लीगल टेंडर मतलब कि उनकी जो उनकी फेस वैल्यू होती है वो उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। वो 10 रुपए का होगा तो उसमें अंदर भी 10 ही रुपए की, जब उसको मेटल को हम लोग ब्रेक करेंगे तो वो भी वो 10 ही रुपए का बनेगा। तो वैसे खैर 10 रुपीज का तो नहीं होना चाहिए। तो सिल्वर एंड गोल्ड आर ऑफ हायर वर्थ, तो इसीलिए बोला गया है कि वो फुल बॉडी लीगल टेंडर कहलाए जाते हैं। ओके, देन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज है कि इट्स मॉनेटरी यूनिट एट अ कांस्टेंट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सिलेक्टेड मेटल, मतलब कि उसकी जो मॉनेटरी यूनिट होती है मॉनेटरी स्टैंडर्ड की, जो मॉनेटरी मेटालिक स्टैंडर्ड है ऑफ अ कंट्री, इट शुड बी देयर। उसमें क्या लिखा हुआ है कि पहली मॉनेटरी यूनिट जो है वो कांस्टेंट वैल्यू पर होनी चाहिए। वेरियस टाइप्स ऑफ मनी कन्वर्टेबल इनटू द सिलेक्टेड मेटल एट कांस्टेंट वैल्यूज, की हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी को इस पर्टिकुलर वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आता है मोनोमेटालिज्म। अब इसी के दो हिस्से थे, मोनोमेटालिज्म और बायोमेटालिज्म। तो सबसे पहले जानते हैं मोनोमेटालिज्म, जिसमें एक तरह की करेंसी, सिर्फ एक ही काइंड ऑफ मेटल को हम लोग यूज करते हैं, इन विच द मॉनेटरी यूनिट इज मेड अप या फिर कन्वर्टेबल टू ओनली वन मेटल। सिर्फ एक ही मेटल में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर सिर्फ एक ही मॉनेटरी यूनिट होती है। इसमें ओनली वन मेटल इज यूज्ड एज स्टैंडर्ड मनी whose market value is fixed in terms of the given quality and quantity of the metal। जितनी quantity and quality उस metal की, उसके अकॉर्डिंग उसकी मार्केट वैल्यू को फिक्स किया जाता है कि अगर आप कुछ भी सामान चाहिए तो हमें उतना गोल्ड ला करके दो या फिर उतना वैल्यू ऑफ गोल्ड ला करके दो। तो इसमें फीचर्स बोले गए हैं। सबसे पहले कहा गया स्टैंडर्ड कॉइन्स जो है वो सिर्फ एक मेटल के अकॉर्डिंग ही डिसाइड किए जाते हैं। ये जो कॉइन्स है दीज आर एक्सेप्टेड एज अनलिमिटेड लीगल टेंडर इन डिस्चार्ज ऑफ डे टू डे ऑब्लिगेशंस, की जितने भी ऑब्लिगेशंस और कुछ भी अगर हमें पे ऑफ करना है तो उसके लिए हम लोग इसको एक लीगल टेंडर मानते हैं। दैट इज अ मनी जो इन सर्कुलेशन है विद द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, उसके बाद मूविंग टू द नेक्स्ट वन, ये जो है ये फ्री कॉइनेज होता है। इनका जो मैन्युफैक्चर ऑफ मेटल है इट इज इजी। ओके, इसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि अनलिमिटेड लीगल टेंडर जो लिखा हुआ है उसका मतलब क्या होता है कि लीगल टेंडर कैन बी एक्सेप्टेड विदाउट एनी लिमिट। ओके, जैसे कि
when the legal tender is accepted with a certain limit, then it is limited legal tender. तो unlimited legal tender होता है that something permission जिसकी होती है कि all currency notes and coins of 50 पैसा are unlimited legal tender, कि उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप उसको जितना चाहो उतना एक्सेप्टेबल हो सकता है. फिर there are no restrictions, import और export पर कोई भी restriction नहीं है, आप जितना चाहो कर सकते हो. as money मतलब उसके बाद फिर है paper money also circulates but it is convertible into standard metallic coins. paper money भी वहां पे हो सकता है but it has to be convertible in the coins, कि अगर हमको चाहिए तो हमको गोल्ड में वो कन्वर्ट हो जाए. ठीक है, तो मतलब गोल्ड और सिल्वर. अब मोनोमेटालिज्म में भी दो तरह के आएंगे. सबसे पहला आता है सिल्वर स्टैंडर्ड. तो जो भी मॉनेटरी यूनिट है उसको हम सिल्वर टर्म्स में कंसिडर करते हैं, मतलब जो भी एक्सचेंज है वो सिल्वर में हो रहा है. और इसका दीज आर ऑफ फिक्स्ड वेट एंड फाइननेस इन टर्म्स ऑफ मनी. और ये अगेन अनलिमिटेड टेंडर होते हैं. देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सिल्वर. ओके, देन नेक्स्ट वन इज इंडिया जो है सिल्वर स्टैंडर्ड रहा है फ्रॉम 1835 टू 1893. ड्यूरिंग दिस पीरियड रुपी एक स्टैंडर्ड कॉइन था और उसका जो वेट था दैट वाज 180 ग्रेन्स और फाइननेस कितनी थी उसमें, दैट वाज 11/12. ओके, मतलब फाइननेस इन द सेंस की मेजरमेंट ऑफ द प्योरिटी ऑफ प्रीशियस मेटल, कि कितने उसमें मतलब कितना उसमें प्योरिटी है, इन द सेंस कि इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर ऑफ पार्ट्स पर 1000 दैट इज अ प्रीशियस मेटल. फिर जैसे अगर हम उनको 12 हिस्सों में बांटे तो कम से कम 11 पार्ट्स उसके फाइननेस होंगे, प्योर होंगे. द कॉइनेज ऑफ द रूपी वॉज फ्री एंड मैन्युफैक्चर वॉज फ्री और पीपल कैन गेट देयर. और उनके जो सिल्वर थे वो कॉइन्स में उनका जो भी सिल्वर ज्वेलरी या कुछ भी उनके पास था वो मिंट में जाकर के वो कॉइन्स में कन्वर्ट करवा सकते थे. ओके, एंड देन अगेन सिल्वर कुड बी मेल्टेड इनटू बुलियंस. और बुलियंस मतलब बुलियंस कैन बी सम सॉर्ट ऑफ इकट्ठा करके अगर हम उन चीजों को रखते हैं, जैसे बिस्किट्स आपने देखे होंगे गोल्ड वाले, तो वैसे करके भी हम उनको वापस चेंज बैक कर सकते थे. ये जो सिल्वर स्टैंडर्ड्स है उसमें यूनिवर्सल रिकॉग्निशन नहीं था एज कंपेयर टू गोल्ड स्टैंडर्ड. फिर इसमें लिखा हुआ है कि बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी थी इंटरनल और एक्सटर्नल वैल्यू में अंडर सिल्वर स्टैंडर्ड, क्योंकि सिल्वर का जो प्राइस है वो ज्यादा फ्लक्चुएट होता है दैन गोल्ड. एंड एज फार एज मेटल इज कंसर्न गोल्ड ज्यादा प्रेफर किया जाता है इन मोस्ट ऑफ द करेंसी. सो यू कैन टेक दीज एग्जाम्पल्स इवन दो ये 1915 के हैं, लेकिन फिर भी इसमें कुछ अमाउंट ऑफ अगर इन केस आपके पास हैं ये वाले तो यू कैन जस्ट गो एंड सर्च कि ये वाले जो मेटल्स होते हैं उसमें किस चीज का ज्यादा कंटेंट होता है. तो बुलियंस का एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, फिजिकल गोल्ड और सिल्वर ऑफ हाई प्योरिटी. ठीक है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ बार्स, इनगॉट्स ऑफ कॉइन्स. ये लीगल टेंडर कंसिडर किए जाते हैं एंड दीज आर रिजर्व जो सेंट्रल बैंक जो है अपने पास हेल्ड करता है या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है अपने पास होल्ड करते हैं. अब सेंट्रल बैंक अगर गोल्ड रखेगा इट्स नॉट नेसेसरी कि वो कॉइन्स के फॉर्म में ही रखेगा, ये ज्वेलरी के फॉर्म में रखेगा. ज्वेलरी क्या करेगा सेंट्रल बैंक भाई, तो इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि इट कैन बी केप्ट इन द फॉर्म ऑफ बुलियंस, जो कि ऐसे करके होते हैं. और उसके बाद उनके ये भी देख लो, ये सब उसमें ग्राम्स लिखा हुआ है कि नेट वेट उनका इतना है, सीरियल नंबर्स उनके दिए हुए हैं. देन मूविंग टू द नेक्स्ट, अब आता है गोल्ड स्टैंडर्ड. ये वो मॉनेटरी यूनिट है दैट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड. और द स्टैंडर्ड कॉइन्स जो है वो एक फिक्स्ड वेट पजेस करते हैं, फाइननेस ऑफ गोल्ड पजेस करते हैं, जैसे कहते हैं 24 कैरेट गोल्ड. ठीक है, तो मतलब कि वो प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट गोल्ड. द गोल्ड स्टैंडर्ड रिमेन वाइडली एक्सेप्टेड, मोस्ट कंट्रीज में उसको एक्सेप्ट किया जाता था by the end of 19th century and first quarter of 20th century. फिर यूके फर्स्ट कंट्री थी जिसने गोल्ड स्टैंडर्ड को अडॉप्ट किया था इन 1816. शी वॉज, यहाँ पर कंट्री की बात कर रही है कि इट वॉज द फर्स्ट टू अबंडन दिस स्टैंडर्ड इन 1931. जर्मनी ने 1873 में अडॉप्ट किया था, फ्रांस ने 1878 में एंड यूएसए ने 1900 में. दिस यू कैन राइट इट इन योर एग्जाम्स एज जनरल नॉलेज. एक अच्छे ऑर्डर आंसर के लिए, हाई ऑर्डर आंसर के लिए आप इसको लिख सकते हो.
फिर ग्रेजुअली गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से खत्म होता गया एंड फाइनली 1936 में वो चीज खत्म हो गई। फिर गोल्ड स्टैंडर्ड के लिए बोला गया कि एक स्टेट ऑफ अफेयर जिसमें एक कंट्री जो है अपनी जो वैल्यू है ऑफ इट्स मॉनेटरी यूनिट एंड द वैल्यू ऑफ डिफाइंड वेट ऑफ गोल्ड एट इक्वालिटी टू वन अनदर, कि अगर आपको हमको मनी देना है तो यू कैन गिव मी गोल्ड ऑल्सो इन एक्सचेंज। तो वो एक मॉनेटरी यूनिट वहां पर रखते थे, एक अरेंजमेंट जहां पर चीफ पीस ऑफ मनी of country is exchangeable with a fixed quantity of gold of a specified quality। ओके, जिसमें आपको इन केस और चीफ पीस ऑफ मनी या मॉनेटरी यूनिट वहां पर क्या होती थी, वो एक स्पेसिफिक गोल्ड होता था कि इन केस करेंसी वाला केस नहीं भी है, क्योंकि करेंसी पेपर वैल्यू चेंज होती है, मनी वैल्यू चेंज होती है, तो वहां पर कंट्रीज यूज टू आस्क फॉर गोल्ड इन टर्म्स ऑफ एनी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स टू बी डन। तो वैसे ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं उनके। उसके बाद आता है कि मोनोमेटालिज्म, ये जहां पर सिर्फ एक करेंसी चल रही है, वहां पर क्या एक मॉनेटरी यूनिट चल रही है जैसे कि गोल्ड या सिल्वर, तो उसका क्या बेनिफिट होता है। फर्स्ट इज सिंप्लिसिटी, तो वहां पर चीजें इजी टू ऑपरेट एंड स्टैंड अंडरस्टैंड हो जाती है। पब्लिक कॉन्फिडेंस बना रहता है गोल्ड या सिल्वर में। इट प्रमोट्स फॉरेन ट्रेड, कि भाई अगर हमें फॉरेन से कुछ चाहिए तो वी कैन गिव इट as a form of payment, method of payment। avoids Grisham's law। Grisham's जो law वो ये कहता था कि जहां पर when both good as well as bad money exist करती है तो bad money tends out of circulation good money। यहाँ पर bad money silver और good money gold को बोला गया है। we will study about Grisham's law separately, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें लिखा हुआ है नेक्स्ट सेल्फ ऑपरेटिव। यहाँ पर कोई भी अगर इनकेस मनी सप्लाई जो है वो एक्सेस में चला जाता है तो जो वैल्यू ऑफ मनी है वो फॉल हो जाएगी एंड पीपल विल स्टार्ट कन्वर्टिंग कॉइन्स इनटू मेटल्स और इट विल वाइप आउट जो भी सरप्लस मनी है, दस क्रिएटिंग अ बैलेंस। ओके, तो यही चीज इसमें लिखी कि इनकेस बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा इकोनॉमी में तो पैसे की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। जब कम हो जाएगी तो लोग उसी मनी को क्या करेंगे, सिल्वर में चेंज कराने शुरू करेंगे, जिसके कारण जो सरप्लस मनी है वो खत्म हो गई और उसके बाद एक बैलेंस बन जाएगा इकोनॉमी में। देन कम्स डीमेरिट्स, इसकी बुराइयां कुछ दी हुई हैं जिसमें लिखा है कि कॉस्टली अफेयर्स है, जरूरी नहीं कि हर एक कंट्री इसको अफोर्ड कर पाए। फिर इलास्टिसिटी इसमें नहीं है। मनी सप्लाई कैन नॉट बी चेंज इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स। अगर इकोनॉमी में ज्यादा जरूरत हो रही है तो उस टाइम पर इट्स नॉट नेसेसरी कि वो अवेलेबल हो ही उतना मेटल। इट रिटार्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ टू मीट इंक्रीजिंग नीड्स ऑफ द इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी में ऑलरेडी जो मेटल है वो कम है तो वहां पर वो कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगी। मान लो दूसरी कंट्री में उसको करना है, दूसरी कंट्री के पास नहीं है, सिल्वर नहीं है या गोल्ड नहीं है, तो वो हमें नहीं दे पा रहा है, जिसके कारण वो हमसे सामान नहीं खरीद पा रहा है। तो उसके कारण क्या हो रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। प्राइस स्टेबिलिटी इज नॉट नेसेसरी कि वो रहे द वैल्यू ऑफ मनी या फिर जो इंटरनल प्राइस लेवल है वो स्टेबिलिटी उसमें कम हो जाती है। उसके बाद आता है बायोमेटालिज्म। अब बायोमेटालिज्म सेज कि वहां पर जो मॉनेटरी सिस्टम है वहां पर दो टू बेस द करेंसी ऑन टू मेटल्स, दो मेटल्स पर हम लोग की करेंसी जो है वो बेस्ड होती है। और जो नेशंस मनी है दिस इज केप्ट एट अ कांस्टेंट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गोल्ड एज वेल एज सिल्वर। दोनों को ही हम लोग साथ में रखते हैं, बट वहां पर दो मेटल्स होते हैं जो साइमल्टेनियसली ऑपरेट कर रहे होते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर। ओके, ये जो स्टैंडर्ड कॉइन्स है ये अनलिमिटेड लीगल टेंडर बन जाते हैं एंड अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ एक्सचेंज जो है वो इन पर बना दिया जाता है बेस्ड ऑन द मिंट पैरिटी इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। फिर इसमें दिया हुआ है कि प्रोविजंस ऑफ अनलिमिटेड परचेज सेल एंड रिडीम एबिलिटी आर एक्सटेंडेड टू बोथ मेटल्स। इसमें एक चीज यहाँ पर दी हुई है कि एक फिक्स्ड रेशियो ऑफ एक्सचेंज हो जाता है दैट इज बेस्ड ऑन mixed ratio of exchange that is based on mint parity ना। तो mint parity होता है कि that is an exchange rate that is determined on weight to weight basis of the two currencies, जिसमें एक करेंसी के वेट को हम दूसरी करेंसी के वेट से तौलते हैं या फिर अरेंज करते हैं। सपोज करो कि कोई करेंसी है
जिसमें मान लो करेंसी ए है, जिसमें जो गोल्ड है दैट इज 10 ग्राम्स, ठीक है, और जो करेंसी बी है, मान लो कि कोई कॉइन है उसमें गोल्ड जो है वो 5 ग्राम्स है, तो यहाँ पर क्या हुआ, 10 ग्राम ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू 5 ग्राम ऑफ गोल्ड। उसी के अकॉर्डिंग ही हम लोग यहाँ पर दोनों के रेट्स को डिफाइन करते हैं। ओके, फिर इसी में ही देखो एग्जांपल्स दिए हुए हैं इनके, दिस वी हैव स्टडीड। फिर आता है फीचर्स ऑफ बायोमेटालिज्म, जिसमें सबसे पहली चीज बोली गई कि दो मेटल्स हैं जो साथ में चलेंगे। देयर इज फ्री एंड अनलिमिटेड कॉइनेज, आप ज्यादा से ज्यादा उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हो। मिंट रेशियो जो है ऑफ वैल्यू ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर जो है, इट इज एट द मिंट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पे ही वो डिसाइड हो जाता है कि कितना इसका प्राइस रहेगा। हमको अगर मनी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड चाहिए तो हम कितना पैसा दे करके वो खरीद सकते हैं। 2 स्टैंडर्ड कॉइन्स आर देयर दैट आर इन सर्कुलेशन, जो बाकी पेपर करेंसी है वो भी चल सकती है, बट यहाँ पर इसका जो डोमिनेशन है वो ज्यादा होता है। बोथ द कॉइन्स आर फुल बॉडीड कॉइन्स, उनकी फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो इक्वल होती है। अगर वहां पर लिखा हुआ है 1000 तो उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी वो उतने ही ग्राम की होगी और उतनी ही होगी। कॉइन्स जो होते हैं अनलिमिटेड होते हैं, दे कैन बी कन्वर्टेबल इनटू ईच अदर, फ्री इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ बोथ मेटल्स आर देयर। देन उसके मेरिट्स दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहली चीज ये हुआ है कि इट इज कन्वीनियंट फुल बॉडीड करेंसी, बड़े और छोटे ट्रांजैक्शंस के लिए ये चल जाती है। इट हैज लॉस्ट, अब ये जो आर्ग्यूमेंट है, अब उसका जो है जब से क्रेडिट मनी शुरू हुई है तब से इन सब चीजों का जो यूज है वो थोड़ा सा कम हो गया है। ओके, प्राइस स्टेबिलिटी, इन केस देयर इज शॉर्टेज ऑफ वन मेटल तो इट कैन बी ऑफसेट बाय इंक्रीजिंग द अदर मेटल, कि उसके बाद हम लोग दूसरे मेटल से उसको कवर अप कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा दिया हुआ है देयर इज एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, जब तक गोल्ड और सिल्वर के जो प्राइसेस है इन टर्म्स ऑफ ईच अदर वो स्टेबलाइज है, जो करेंसीज है ऑफ ऑल द कंट्रीज दैट कैन बी डिसाइडेड ऑन अ फिक्स्ड वैल्यू दैट इज एट अ कांस्टेंट रेट। फिर है मनी सप्लाई सफिशिएंट होता है टू मीट द ट्रेड रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि वहां जरूरी नहीं है कि एक साथ दोनों ही जो करेंसी है वो एक साथ ही खत्म हो जाए। फिर बैंक रिजर्व्स मेंटेन करना इजी हो जाता है गोल्ड और स्टैंडर्ड के बेसिस पे, टू कीप देयर कैश रिजर्व जो है वो गोल्ड या सिल्वर के बेसिस पे वो रख सकते हैं। इंटरेस्ट रेट इज लेस, क्या बोला गया, इट सप्लाई जनरली मोर देन इट्स डिमांड, तो इसीलिए इंटरेस्ट रेट जो है वो डिक्लाइन हो जाते हैं। बैंक जो है वो लोन्स एक्सटेंड कर सकते हैं चीपर रेट्स पर, और इसके कारण इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन दोनों ही बढ़ जाता है। फिर फॉरेन ट्रेड ज्यादा बढ़ता है, जो कंट्री ऑन बायोमेटालिज्म कैन हैव ट्रेड रिलेशंस विद बोथ गोल्ड स्टैंडर्ड्स एंड सिल्वर स्टैंडर्ड कंट्रीज, और कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे ड्यू टू फ्री फ्लो ऑफ गुड्स। ओके, देन कम्स डीमेरिट्स ऑफ बायोमेटालिज्म, जिसमें सबसे पहला दिया हुआ है ऑपरेशन ऑफ ग्रिशम्स लॉ। ग्रिशम्स लॉ को हम लोग सेपरेटली भी पढ़ेंगे। ये जो लॉ है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, वो ये कहता है कि व्हेन देयर इज अ डिस्पैरिटी बिटवीन द मिंट पैरिटी रेट एंड मार्केट एक्सचेंज रेट ऑफ एक्सचेंज, मिंट पैरिटी रेट दैट इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ओके, और दूसरा इसमें कौन सा चाहिए हुआ है, मतलब हम लोग ने ये चीज अभी मिंट पैरिटी के बारे में हमने अभी पढ़ा भी था, तो ये एक सिस्टम होता है अंडर, ये जो सिस्टम होता है, जो रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, इट इज डिसाइडेड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड ऑफ द टू गिवन करेंसी यूनिट्स, जिसको हम मिंट पैरिटी कहते हैं। ठीक है, दैट इज बेसिकली डन, फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें लिया हुआ है कि इन केस इफ करेंसी ए, या फिर आप गोल्ड मान लो, वो 10 ग्राम्स है, उसमें जो कंटेंट ऑफ गोल्ड है दैट इज 10 ग्राम्स, और जो दूसरी करेंसी है दैट इज सिल्वर, उसमें कंटेंट जो है दैट इज 5 ग्राम्स। तो हम लोग ऐसे करके डिसाइड करेंगे कि एक के वैल्यू दूसरे के अकॉर्डिंग कितनी होगी। देन इसमें लिखा हुआ है कि जो बैड मनी है या फिर ओवर वैल्यूड मेटल है एट द मिंट, जिसकी जो मिंट प्राइस है इट एक्सीड्स द मार्केट प्राइस, टेंड्स टू ड्राइव आउट गुड मनी और अंडर वैल्यूड मेटल आउट ऑफ सर्कुलेशन। ठीक है, इसको हम लोग सेपरेटली भी पढ़ेंगे इन ग्रिशम्स लॉ। तो सिंगल मेटल मनी या मोनोमेटालिज्म जो है वो इट विल रिमेन। बायोमेटालिज्म कहा गया कि एक बहुत ही ज्यादा टेम्पररी कॉन्सेप्ट है,
जो जरूरी नहीं कि हमेशा हो ही। इंटरनेशनल बायोमेटालिज्म हो सकता है, बट नेशनल इज अ टेम्पररी फिनोमेना। देन बायोमेटालिज्म के लिए बोला गया है कि ये जो है इट इज इनइक्वालिटी, देयर इज इनइक्वालिटी बिटवीन मिंट एंड मार्केट रेट्स, जिसमें सबसे पहली चीज बोली गई है कि बायोमेटालिज्म कैन ऑपरेट सक्सेसफुली अगर मार्केट रेट और मिंट रेट में पैरिटी है, सेम है वो। इफ इट इज डिफरेंट, क्योंकि मार्केट रेट में समटाइम्स व्हेन द डिमांड इज मोर तो ऑब्वियसली उसके जो रेट्स है वो हाई हो जाते हैं। तो इन केस जो दो रेट्स है उसमें ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, जब ओवर सप्लाई हो रहा है, तो फिर इक्वालिटी मेंटेन नहीं हो सकती। पेमेंट डिफिकल्टीज होती हैं व्हेन वन पार्टी इंसिस्ट ऑन पेमेंट ऑफ इन टर्म्स ऑफ वन टाइप पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉइन, कि अगर आप सेलर हो और आप चाहते हो कि आपको जो पेमेंट मिले वो गोल्ड के टर्म्स में ही मिले, तो इट्स नॉट नेसेसरी, हो सकता है आपको जो सिल्वर जो पेमेंट है वो सिल्वर के टर्म्स में भी मिल सकता है। तो यहाँ पर इसकी भी दिक्कत होती है। फिर होता है मिंट प्राइस, दैट इज अ प्राइस एट विच मिंट बाइज मेटल्स फॉर कॉइनिंग, जहां पर कॉइन्स को बनाया जाता है, इज अ प्लेस दैट इज मिंट, और वहीं पर ही बताया गया है कि इसी का जो प्राइस होता है दैट इज डिटरमिन्ड बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ इज मिंट प्राइस। एंड देन इसमें लिखा गया है कि डीमेरिट्स ऑफ बायोमेटालिज्म। तो सबसे पहली चीज अभी हम लोग ने ये भी पढ़ा था, ठीक है, ये इन कंटिन्यूएशन ही है। फिर दिया हुआ इसमें कि इट एनकरेजेस स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज, जहां पर प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट होता है। तो इंसान वहां पर क्या करता है, इट स्टार्ट्स होर्डिंग द गुड्स सो दैट वो उसको महंगे रेट पर बेच सकता है इधर उधर, जिसको हम लोग स्पेक्युलेशन बोलते हैं। ठीक है, जब हम लोग उस टाइम पर जब व्हेन देयर इज जब प्राइसेस ज्यादा हो जाते हैं उस टाइम पर, या जो ज्यादा में मांगता है उसको हम उसको दे रहे होते हैं वो वाला प्रोडक्ट। देन नो स्टिमुलस टू फॉरेन एक्सचेंज, अगर कंट्रीज जो है फॉल कंट्रीज बायोमेटालिज्म अडॉप्ट कर लेंगी तो वहां पर ये चीजें पॉसिबल नहीं है, बट ये एक रेयर पॉसिबिलिटी है प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में, जहां पर चीजें जो है वो पेपर करेंसी के अकॉर्डिंग ज्यादा चलती है। देन कम्स कॉस्टली मॉनेटरी स्टैंडर्ड, ऑब्वियसली पुअर नेशंस उसको ज्यादा से ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। Okay, so this was all for today. I hope you all have understood. If there's something you wish to understand, any other subject you want me to take, you can mention it in the comment box. Keep preparing for your exams. Best wishes. Thank you.